ये भारत के इतिहास का सबसे खराब टाइम है जहां पर रुपीस की वैल्यू अब 90 टच करते हुए देखने को मिल रही है। First time ever it has crossed 90 against the US dollar, 90. It's an all-time low for the Indian currency. अभी रिसेंट में ही जो मीटिंग हुई है हमारे प्रधानमंत्री और व्लादिमीर पुतिन के बीच में, इसमें नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की जो बात करी गई है, इससे इंडिया बहुत ज़्यादा ट्रेड पॉसिबल है कि रसिया के साथ कम कॉस्ट में कर पाएगा। ये जो रुपीस डाउनफॉल वाला जुमला देखने को मिल रहा है, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए लगता है कहीं ना कहीं सरकार जो कोस्ट कटिंग का ऑप्शन इन्हीं कंट्री से चूज करने की कोशिश करी है। हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो ट्विटर में पोस्ट डाला गया था, जितनी ट्रेड की पॉसिबिलिटीज दिखाई गई है, उससे सही में क्या फ़र्क पड़ेगा इस वीडियो में एक बार समझने की कोशिश करेंगे। और ये रुपीस वाला जो प्रॉब्लम चल रहा है, आखिर ये कितना बड़ा इशू हमारे देश के लिए हो सकता है, देखेंगे इस वीडियो में। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हिस्टोरिकली हमारे भारत और रसिया का बीच का रिलेशन बहुत बेहतर है। हिस्ट्री में भी अगर देखोगे तो 2000 के टाइम में हमारे भारत में जब मिलिट्री, ऑयल और एनर्जी की ज़रूरत थी तो मॉस्को की तरफ से प्रोवाइड करा गया था। यहाँ तक कि सोवियत यूनियन जो आज का रसिया है, ये नाटो डाला था यूनाइटेड नेशन में इंडिया के फेवर में रहते हुए। रसिया के प्रेसिडेंट और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है पूरे एक डेकेड में 17 बार से ज़्यादा हो चुका है, स्पेसिफिकली हमारे प्रधानमंत्री और व्लादिमीर पुतिन के बीच में। अगस्त 2025 में ऑलरेडी यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में मीटिंग हो चुकी थी, जो फ्यूचर के 2030 तक आते आते $100 बिलियन तक की ट्रेड की बात हुई है। अब पहले के टाइम में अगर देखोगे तो 2024 से लेकर 2025 के बीच में जो ऑलरेडी ट्रेड हुआ है, उसमें टोटल जो था वो अराउंड $68 बिलियन का था, जिसमें हमारा भारत $4 बिलियन एक्सपोर्ट किया है, बाकी इंपोर्ट करा है। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे इंडिया के लिए। इसके अलावा और भी इक्विपमेंट थे, जैसे ब्रह्मोस हो गया, S30 हो गई, T90 टैंक्स वगैरह हो गया, इसका भी लेन देन हुआ है। भारत की तरफ से इंडियन यूरेशियंस के FTA हैं, जैसे कि ऑयल हो गया, पेट्रोकेमिकल्स हो गए, इन सब के बीच में भी जो ट्रेड है उसको भी आगे बढ़ाने की बात है। लेकिन इसके बीच में एक बहुत अच्छा पॉइंट सरकार ने उठाया था कि जो कनेक्टिविटी रूट है इंडिया से रसिया के बीच में, वो बहुत लेंदी है। इस चीज़ को लेके नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को चालू करने की बात थी। तो खैर ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल कॉरिडोर का मतलब हो गया कि पूरा यूरोप एस्केप करने की बात कर रही है। ये मैप देखो एक बार, स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूँ। करंटली इंडिया और रसिया का मैप आपको बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, लेकिन जो ये रूट तैयार हो रही है, जिसमें से शिप ट्रैवल करके जाती है मैसिवली कंप्लीट यू शेप में, जहाँ पे पूरा इंटायर समझो तो कॉन्टिनेंट है जो यूरोप, वो पूरी तरीके से एस्केप करना पड़ता है। इसे अरबियन सी के थ्रू पार करना होता है, रेड सी, स्विस कैनाल, इवन यूके को पास करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग जाना पड़ता है, तब जाके वहाँ से कहीं हम लोग रसिया में इंपोर्ट सक्सेस कर पाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये सबसे ज़्यादा क्राउडेड भी है और यहाँ पे लंबा समय लगता है, ऑलमोस्ट 40 डेज़। यहाँ पे जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात करी गई थी, INSTC, इसमें बेसिकली आप अगर एक मैप देखो तो मैं आपको रेड कलर की लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। बेसिकली ये सीधा जाएगी यहाँ से नॉर्थ से डायरेक्ट साउथ की ओर डायरेक्टली, जो ईरान और कैप्सियन रीजन से होते हुए पार होगी। हालांकि इस पॉइंट को जो सरकार क्लियर करने की कोशिश कर रही है, इसमें इशूज़ है ईरान के अंदर में, क्योंकि रसिया और ईरान के बीच में अभी ये बात चल तो रही है कि 2030 तक में ये इस पॉइंट को फिक्स करेंगे। पॉइंट ये है कि जो ईरान के अंदर में रियल रूट है वो अभी भी डिस्टर्बेंस है उसके अपने इंटरनल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के कारण, जो सीधा रसिया को कनेक्ट नहीं करने देगी, चाहे वो ट्रेन के थ्रू हो या रेल रोड के थ्रू हो। इसमें 25 से भी ज़्यादा दिन बचेगी। और सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो कॉस्ट एफिशिएंसी है वो 30% कम हो जाएगा। इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसके पीछे बड़ी सिंपल से रीज़न भी है। इंडिया से भी जितने भी ट्रेड होते हैं उसे बाय स्विस कैनाल ही क्रॉस करना पड़ता है, जबकि बाय लैंड अगर जाया जाता तो पाकिस्तान के थ्रू एक्सेस मिल सकता था, लेकिन ये पाकिस्तान लैंड में अलाउ तो होगा नहीं। रसिया को यूरोप की तरफ से सेंक्शन लग गया क्योंकि रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही है उसमें रसिया को आइसोलेट करने की बात है। और ईरान के अपने जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कारण यूनाइटेड स्टेट इस पॉइंट पे खड़ा है, उसके कारण उसे आइसोलेट करने की बात है। तो बेसिकली यहाँ पे रसिया, ईरान और इंडिया, ये तीनों अपने डिफरेंट पॉइंट पे खड़े हैं। यहाँ पे जो ये ट्रेड रूट की बात करेगी, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, अगर ईरान सही पॉइंट से समझ जाता है इस बात को, तो ये रूट चालू हो जाएगा और ये सबसे फास्टेस्ट रूट हो जाएगा रसिया और इंडिया के ट्रेड को और अच्छे से बेहतर बनाने के लिए। एक बार अगर इशू ईरान के अंदर में अच्छे से सॉल्व हो जाती है तब
खैर ये जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनेगी ये 7200 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस है उसे क्लोज करने की कैपेसिटी रखता है, जो कोस्ट एफिशिएंट, ज़्यादा फास्टर और डायरेक्ट टू द पॉइंट की बात होगी। सरकार की तरफ से स्पेसिफिकली जो पुश आउट किया गया है वो एनर्जी को लेके है, मतलब क्रूड ऑयल, पेट्रोल, ये सब चीज़ें ही रसिया से ज़्यादा इंपोर्ट करने की बात है। मेन पिलर यहाँ पे एनर्जी है। अब यूनाइटेड स्टेट की तरफ से जो कॉन्स्टेंट सैंक्शंस लगाए गए हैं इस चीज़ को अच्छे से हैंडल करने के लिए स्पेसिफिकली एनर्जी की सेक्टर में ये एक अच्छा ऑप्शन है जो गवर्नमेंट ने चूज़ करा। वैसे तो 28 से भी ज़्यादा स्पेसिफिक टाइप के एग्रीमेंट बनाए गए हैं जिसे डिटेल्स में क्लियरिफाई नहीं किया गया, लेकिन है। पूरे कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ के रुपीस रबर वाले पेमेंट मोड को चालू करने के लिए। आप देखो अगर तो वर्ल्ड में जितने भी ट्रेड होते हैं वो डॉलर में होते हैं, लेकिन अब इंडिया और रसिया के बीच का ट्रेड हो सकता हो इंडियन रबर पेमेंट वाले मोड से होगा। जो यूएस के सैंक्शंस लगाए गए हैं उस चीज़ को अच्छे से टैकल करने के लिए ये एक बेहतर पॉइंट है। ये किसी भी देश के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे आरबीआई ने भी सपोर्ट करा और गवर्नमेंट बोर्ड में अच्छे से ज़्यादा इन्वेस्ट करिए इस चीज़ को अच्छे से परस्यू करने के लिए। देखो भारत की तरफ से ऐसा तो है कि डॉलर पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होगी, तो ये एक बेहतर ऑप्शन है। इसके बाद इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेट करेगा अपने रुपीज़ वाले पे। इस पॉइंट पे ये बात समझने वाली बात है कि भारत में जो अभी स्थिति है रुपीज़ 90 टच कर गया है, इससे देश में महंगाई बढ़ेगी। It's an all-time low for the Indian currency. देश में महंगाई बढ़ेगी तो ऑयल, फूड, मेडिसिन, हमारा ट्रैवल कोस्ट, अभी जो अब्रोड में स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं उन सबका कोस्ट अचानक से बढ़ेगा। और जहाँ तक ये बात बताई जा रही है आरबीआई की तरफ से कि ये शॉर्ट टर्म में हो सकता हो कि ये डाउनफॉल हो, लेकिन इससे कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। कैसे? इंडिया में अगर सामान सस्ते होंगे, इंडियन रुपीस अगर कम होगा तो यूनाइटेड स्टेट और रसिया जैसी कंट्रीज़ ज़्यादा हमसे सामान लेगी, और ज़्यादा सामान लेगी तो इंडिया में एक्सपोर्ट बढ़ेगा। सवाल इस बात पे भी उठता है कि इससे पहले जितनी रुपीस थी, इवन 2014 से लेकर 2025 के 20 तक में 40% तक इंडियन रुपीस गिरा है। रिसेंट में तो मैंने 80 तक देखा था, 90 और अब जाकर हो गया है। तो इससे सवाल उठता है कि जब इतना 10% फॉल आउट हुआ तो इसमें इंडिया का एक्सपोर्ट कहाँ बढ़ा है? क्वेश्चन ये है। और ये जो ट्रेड डील साइन हो रही है रसिया के साथ, ये सही में इतना एक्सपोर्ट एक्सटेंड कर देगी जिससे कि आने वाले टाइम में ये रुपीज़ बैलेंस होते हुए दिखेगा, या फिर सरकार ये चाह रही है कि बात कहीं और से कहीं और उठा के रखने की है? और ये रुपीज़ और रबल की जो बात है ये क्या सही में ट्रेड और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएगी? मुझे नहीं लगता है। क्वेश्चन ये है कि जितना भी यूएस की टैरिफ लग रही है इंडियन गुड्स में, अराउंड 50% के आसपास, इंडियन बिजनेसेस की कमर टूटी हुई है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। खैर पॉइंट तो ये भी है कि आरबीआई इस चीज़ को अलाउ कर रही है, इंडियन मॉनेटरी फंड इसे कॉरल लाइक सिस्टम कर रही है, मतलब इसे छोड़ा जा रहा है जानबूझ के जिससे कि ये फॉल आउट करे और इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा भारत में आके सामान खरीदे। डेटा के हिसाब से एशिया का सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग्स जो करेंसी है वो रुपीज़ रहा है, और अब 90 रुपये होने से देश की क्या हालात है ऑन ग्राउंड हम और आप जैसे लोग अगर जाके देखेंगे तो फील कर लेंगे। और ठीक है, अगर ये बात है इंडियन मॉनेटरी फंड्स की तरफ से, आरबीआई की तरफ से कि ये फ्लो हमें बेहतर बनाएगा, तो आप भी यहीं पे हैं और हम भी यहीं पे हैं, देखते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, ये मेरा ओपिनियन है। आप अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए अभी यहीं पे रोकते हैं। बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट है एक डॉलर का डाउनफॉल, तो धीरे धीरे करके आने वाले वीडियोस में हम लोग समझते हुए चलेंगे कि और क्या पॉसिबल आउटकम्स निकल सकते हैं। अभी के लिए हम लोग अगले वीडियो पे जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक और वीडियो यहाँ पे लिस्ट आउट कर रहा हूँ, आपको ये भी वीडियो बहुत पसंद आएगा, एक बार चेक करना।